हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं के इतिहास का जो चैप्टर है उसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि समाजवाद है क्या, साम्यवाद है क्या, और एक इसी में और एक चीज़ आता है, इसका नाम है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? आपको इस चैप्टर में रूस की क्रांति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ हम बताएंगे इस चैप्टर में कि रूस की क्रांति कब हुआ था, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रूस जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। और हम लोग ये जो समाजवाद और साम्यवाद पढ़ने वाले हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पर हमको देखने को मिला था पहली बार, तो हम लोग उसके बारे में पहले जानकारी आज लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समाजवाद है क्या। देखो, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो भी उत्पादन होता है उसका जो स्वामित्व है वो समाज के जो समाज की सरकार होती है उसके हाथों में होता है। यानी कि सीधा सीधी बोले, जो उत्पादन होता है उसका स्वामित्व किसके हाथों में होता है, तो सरकार के हाथों में होता है। और वो उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है। आपको ये साम्यवाद बता दूं तो साम्यवाद भी एक तरह से समाजवाद जैसा ही है, लेकिन बस इसमें साम्यवाद में सबको इक्वल्स रखा जाता है। कोई काम अधिक करे या कोई काम कम करे, लेकिन वेतन दोनों को समान मिलेगा। जैसे समाजवाद में होता था कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसा वेतन मिलेगा, लेकिन साम्यवाद में ये चीज नहीं होता है। साम्यवाद में आपको वर्ग विहीन रहेगा, क्षेत्र विहीन रहेगा। इसमें ना क्षेत्र बंधा हुआ रहता है, ना वर्ग बंधा हुआ रहता है कि आपको ये वर्ग में रहना है, ये वर्ग का काम करना है, ना उसमें क्षेत्र रहता है कि आपको इस क्षेत्र में रहना है, ये काम करना है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं होता है। और एक तो तीसरा आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? देखो, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो भी उत्पादन होता है उसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, निजी हाथों में, निजी व्यक्तियों के हाथ में, और उसको जो उपयोग करता है वो अपने निजी लाभ के लिए करता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़े कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। तो आइए हम लिख के पढ़ते हैं इसको। समाजवाद सबसे पहले पढ़ते हैं समाजवाद। देखो, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है। चलिए, समाजवाद क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अगला, साम्यवाद। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो वर्ग विहीन और क्षेत्र विहीन होती है तथा समाज का कल्याण किया जाता है। समाज का कल्याण किया जाता है। चलो, अगला है आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व
निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान गए कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। फिर अब हम लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये समाजवाद आया कहाँ से, समाजवाद आया कहाँ से, ये जो शब्द है इसका पहली बार यूज किसने किया था। तो देखो हम लोग इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो देखो देखते हैं कि समाजवाद जो है ये यूरोप में इसका उदय होता है। यूरोप में कब उसका उदय होता है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी आपको बता देता हूँ कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति ये कब हुआ था भाई? 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18वीं शताब्दी के मध्य में। इसको बोला था लगभग 1760 ईस्वी से। और ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति देखो हुआ क्या था, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो यहाँ पर जो समाज था उस समय, ये समाज को दो भागों में बांट देता है। समाज में दो वर्गों का उदय होता है। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। तो अब इसके बारे में देखेंगे कि पूंजीपति वर्ग क्या था और ये जो श्रमिक वर्ग है ये क्या था। पूंजीपति वर्ग को कहने से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यानी कि इनके पास बहुत सारी पूंजी होती होगी, धन संपत्ति होती होगी। ये एक तरह से बोले तो ये धन ही होते होंगे। तो ये जो पूंजीपति वर्ग थे ये करते क्या थे? ये इनकी जो धन संपत्तियां थी ये अपनी संपत्तियों को उद्योगों में लगाते थे। जैसे हम लोग में अभी आधुनिक समय में हम लोग को बोला जाता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो करने से क्या होता है, जब मार्केट का वैल्यू ऊपर जाता है तो पैसे का भी वैल्यू बढ़ता है। तो जो तुम्हारा पैसा है वो डबल होता है, ट्रिपल होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय जो पूंजीपति वर्ग था वो अपना धन संपत्ति जो था उद्योगों में लगाता था और उद्योगों को जो इतना लाभ होता था उनकी संपत्ति उतनी ही विकसित होती चली जा रही थी। और ये लोग करते क्या थे? अब मान लो उद्योग होगा तो उसमें काम करने वाले मजदूर तो होने चाहिए। मजदूर कहाँ से आएंगे? तो मजदूर वर्ग से आएंगे। मजदूर वर्ग मुख्यतः क्या होते थे, इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी जिससे ये अपनी जो खेती होती है उसको करके अपना भोजन उत्पादन कर सके। ये लोग दूसरों के घर जाकर काम करते थे। जैसे अभी बोला जाता है जिसको नौकर, जिसके घर जाकर काम, किसी के घर पे जाके काम करो उसके बदले में उसको वेतन मिलता था। तो ये लोग इनको उद्योगों में ले जाते थे और मजदूर जो होते थे कारखानों में काम करते थे। तो क्या होता था कि ये लोग पूंजीपति वर्ग जो थे इनका शोषण करते थे। शोषण कैसे करते थे भाई? तो काम के घंटे जो थे वो अधिक होते थे, इनका जो वेतन होता था कम होता था। काम तुमसे ज्यादा कराया जाएगा, वेतन कम दिया जाएगा, तो क्या होगा? मजदूर वर्ग जो है वो शोषण तो हो करेगा उसका। तो जब शोषण होता था तो जो लोग थे वो लोग इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए। तो इनमें हम लोगों को कुछ प्रमुख लोग देखने को मिलेंगे और यही लोग समाजवाद की स्थापना किए। तो हम लोग देखेंगे कि इन लोगों में कौन कौन से लोग थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका कहना क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं यहाँ से कि जो औद्योगिक क्रांति हुई यहाँ से ये दो वर्ग में बांटा। दो वर्गों में समाज बांटा। पहला क्या था? पूंजीपति वर्ग। दूसरा क्या था? श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग। इतना आपको पता चल गया। अब ये जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग थे इनके शोषण होने वाले व्यक्ति यानी श्रमिक वर्ग के पक्षधर कुछ व्यक्ति समाज में उठकर आए और इन्होंने ही समाजवाद का उदय किया।
तो इनमें कौन कौन थे भाई प्रमुख थे? इनमें थे आपके सेंट साइमन, लुई ब्ला, क्या था भैया? लुई ब्ला, चार्ल्स फॉरियर, क्या नाम था? चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स आदि। तो ये जो व्यक्ति थे ये मुख्य रूप से समाजवाद के उदय में प्रभावी रूप से उभर कर आगे आए। इन्होंने श्रमिक वर्ग पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाया और पूंजीपति वर्गों को धूल में मिलाने की कार्य को बढ़ाया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये लोग व्यक्ति कैसे कैसे अपने काम को अंजाम देते थे, इनका सोच क्या था, इनका उद्देश्य क्या था। तो देखो आपको पता है, इतना तो पता चल गया कि इनका जो काम क्या था, समाजवाद को बढ़ाना। तो समाजवाद का काम क्या होता है कि समाज के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। जो उत्पादन का साधन होता है सरकार का स्वामित्व होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब वहां से समाजवाद का शब्द जो है वो उभर कर आया। और कब आया? तो समाजवाद का जो पहला व्यवहार था, समाजवाद का पहला व्यवहार 1827 में किया गया। समझ रहे हो? जो समाजवाद शब्द था ये सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था। अब देखो समाजवाद शब्द का तो उदय हो गया, लेकिन यहां पर भी विभाजन हो जाता है समाजवाद का। कितने भाग में विभाजित होता है ये? 2 वर्गों में। एक को बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादी, और एक को बोला जाता है कार्ल मार्क्स के पश्चात के समाजवादी। जो कार्ल मार्क्स के पूर्व के समाजवादी हैं इनको यूटोपियन यानी कि स्वप्नदर्शी या आदर्शवादी समाजवादी बोलते हैं, और कार्ल मार्क्स के पश्चात के जो समाजवादी थे उनको वैज्ञानिक समाजवादी बोला जाता है। अब देखो देखते हैं कि ये जो समाजवादी जब 2 वर्गों में विभाजित हुआ तो 2 वर्गों में इनको विभाजित किया क्यों गया? अब ये नहीं कि ये लोग अलग अलग बट गए, इनका जैसा सोच था, जो कार्य करने के उद्देश्य थे, उनके आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ये नहीं कि इन लोग अपने में लड़ाई किए, सब अपने में सब किए और अपना अपना एक गुट बना लिया अलग अलग, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। इन लोगों का जो कार्य करने की प्रणाली थी, उस प्रणाली के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला था आदर्शवादी समाजवादी। तो आदर्शवादी समाजवादी में हम लोग देखते हैं कि इनके नाम से ही पता चल रहा है आदर्शवादी। ये आदर्श को मानते थे, आदर्श को मानते थे, बस उसको करते नहीं थे। इनको बोला जाता है स्वप्नदर्शी भी। स्वप्नदर्शी से मतलब ये स्वप्न करते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए समाज ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बस सोचते थे, ये करते नहीं थे, ये बस स्वप्न करते थे, इसलिए इनका नाम स्वप्नदर्शी पड़ गया। जबकि जो कार्ल मार्क्स से पश्चात के जो वैज्ञानिक समाजवादी के जो है, जिनमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स यानी फ्रेडरिक एंगल्स इनका पूरा नाम था, इनका मुख्य रूप से योगदान है। ये लोग क्या करते हैं, ये वर्ग समन्वय के बदले वर्ग संघर्ष पर बल देते थे। अब वर्ग समन्वय और वर्ग संघर्ष क्या है? देखो पहले ये समझो कि जो 2 वर्गों में बांटा हुआ था समाजवाद, देखो समाजवाद, पहले देखो समाजवाद 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। समाजवाद नहीं, समाजवादियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पहला होगा आपका
स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी समाजवादी, समाजवादी, इनको यूटोपियन भी बोला जाता था, यूटोपियन। दूसरा क्या था? वैज्ञानिक समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी। देखो, और इनको एक चीज और बोला जाता है कि ये जो स्वप्नदर्शी समाजवादी थे, यानी कि जो यूटोपियन समाजवादी थे, ये कार्ल मार्क्स के पूर्व के समाजवादी, इनको ये भी बोला जाता है। और इन वैज्ञानिक समाजवादियों को बोला जाता है कार्ल मार्क्स के पश्चात के समाजवादी, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग कहाँ पर थे कि ये जो स्वप्नदर्शी समाजवादी थे, ये लोग वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल देते थे। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय होता क्या है। देखो, वर्ग संघर्ष से मतलब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि संघर्ष आ गया तो यानी कि जो वर्ग पे शोषण होता है, यानी कि मजदूर वर्ग हो या श्रमिक वर्ग, कोई भी निचला वर्ग हो, उस पर अगर उच्च वर्ग वाला शोषण कर रहा है तो उस शोषण के खिलाफ जो निचला वर्ग होता है वो संघर्ष करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, क्रांति करता है। तो यहां से संघर्ष करता है जो निचला वर्ग होता है ऊंचे वर्ग के खिलाफ, तो यहां से उसको बोला जाता है वर्ग संघर्ष। और वर्ग समन्वय क्या होता है? यानी कि वो संघर्ष नहीं करते हैं, जो शोषण हो रहा है उस संघर्ष नहीं करते हैं, बस उसी में अपना बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक बा, हमनी के अपने में मेल मिलाप कर लेवे का, जौन हुई तो देख लिए आगे पीछे करके। मतलब कि ये लोग बातचीत करके उस बात को खत्म करना चाहते हैं, और खत्म नहीं, उसमें कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये तुम बोल रहे हो ना, तो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मत करना, ना कि उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि वर्ग समन्वय करते थे, और इनको बोला जाता है कि वर्ग संघर्ष करते थे। और वर्ग संघर्ष करने में सबसे आगे थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने, कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने दास कैपिटल की रचना की थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिनको साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका स्थापना किए थे ये लोग। ये दोनों मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का स्थापना किए थे। दास कैपिटल की रचना किए कार्ल मार्क्स, जिनको समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, स्वप्नदर्शी समाजवादी क्या है, वैज्ञानिक समाजवादी क्या है, इनके काम करने का तरीका अलग अलग था। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि स्वप्नदर्शी समाजवादी में कौन कौन लोग आते थे, उनके काम करने का तरीका क्या होता था। फिर उसके बाद देखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवादी में कौन कौन लोग आते थे, उनका काम करने का तरीका क्या था। पहले आप ये चीज नोट करोगे तो नोट कर लो,